जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये आर के लिए सीरीज है। बेसिकली इसके पहले मैंने 6 टेस्ट करवा रखे हैं, ये 7वां है जीएस का, ठीक है। और ये डीएससी, ये जो आपके ध्येय स्कूल ऑफ कंपटीशन है, बेसिकली ध्येय आईएएस का, ठीक है, उसी के द्वारा ये सीरीज टेस्ट सीरीज निकाली गई थी, वही है ये, ठीक है। उसका ये दूसरा है, पहला मैंने करवा रखा है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आई पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पूरा पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने हिंदी के भी करवा रखे हैं, ठीक है। 6 टेस्ट दोनों के हैं, हिंदी के भी और जीएस के भी। देखिए आप उसको हल करिए, प्रश्नों को हल करेंगे तो ही आपका जो है सेल्फ एवेल्यूशन होगा और आप बेहतर होते जाएंगे। तो उनको हल करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे आपको। ये न सिर्फ यूपीपीएससी आरओ के लिए है, बल्कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्टेट की परीक्षाएं हों, ठीक है, जहाँ पर भी जीएस वगैरह पूछा जाता है, वो अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक कम कर रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भाई, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए आप, ठीक है, और बेहतर चीज़ें लेकर आऊँगा आपके लिए मैं। पीडीएफ इसकी मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप जा कर के ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम फटाफट, ठीक है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं हम। देखिए ये आर का जो है ये दूसरा टेस्ट है। चलिए इसको देखते हैं, बाकी ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा जब आप एग्ज़ाम रियल में देने जाएंगे, ठीक, ठीक है। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। समय बहुत होता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, और उसमें आप बेहतरीन तरीके से आप प्रश्नों को पहले पढ़िए और क्या पूछ रहा है बेसिकली वो समझने की कोशिश करिए। कई बार हम प्रश्न को जब मतलब जल्दबाजी में पढ़ते हैं और वो फिर क्या होता है, गलत हो जाता है। हमें फिर बाद में पछतावा होता है, अरे यार हमने ये तो पढ़ा ही नहीं ढंग से, ये तो मुझे आता था। तो ये आपको पछतावा ना हो, इसके लिए आप प्रश्न पर मतलब समय दीजिए। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा तो उसमें 1-2 सेकंड आप उसको 2-3 सेकंड पढ़िए, उसको समझिए कि हाँ ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। तब आप प्रश्न मतलब बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए देखिए, जैसे इसमें बोल रहा है, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। तो क्या विचार करना है? भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? भारत में पुलिस सेवा का जनक कौन है? भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन किसने किया था? तो ये किस गवर्नर जनरल से संबंधित था? तो ये सभी एक ही गवर्नर जनरल से संबंधित है, ये तीनों कार्य, याद रखिएगा। और वो कौन था? ठीक है, तो वो ये लॉर्ड ये कॉर्नवालिस। ये कब से कब तक रहा है? 86 से लेकर के 93 तक बेसिकली ये भारत का ये गवर्नर जनरल रहा है ये, ठीक है। किसका? बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, ठीक, याद रखिएगा। ये रॉबर्ट क्लाइव, आपको पता है कि 1757 में ये प्लासी का युद्ध इसने ही जीता था, ठीक है। इसको बेसिकली कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव रखी थी, या मतलब ब्रिटिश शासन की एक तरीके से नींव इसी ने रखी थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ये भी गवर्नर जनरल रहा है। तो कब से कब तक रहा है? इसी के बाद लगभग ये रहा है, ठीक है। वेलेस्ली भी, इनके बीच में एक एक टर्नओवर इनका जॉन सोर का रहा है 93 से 98। उसके बाद ये 98 से लेकर के 1798 से लेकर के 1805 तक ये रहे हैं वेलेस्ली। वेलेस्ली के टाइम पे ही सहायक संधि इसने चलाई थी, ठीक है। 1798 से 1805 के बीच में रहा ये। और इसने देखिए, एक वेलेस्ली और एक लॉर्ड कर्जन, इन लोगों ने मतलब विस्तार बहुत किया, ठीक है। ब्रिटिश जो शासन था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का कह सकते हैं, इन लोगों ने बहुत विस्तार किया। कर्जन का आपको पता है, ये डलहौजी, सॉरी कर्जन नहीं, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी ने किया था, ठीक। डलहौजी का जो व्यक्तिगत सिद्धांत था वो, और ये इसका इसकी जो सहायक संधि है, सहायक संधि बेसिकली डुप्ले ने शुरू की थी प्रारंभ में। तो इसकी शुरुआत डुप्ले ने की थी, लेकिन जो बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट जिसने किया वो वेलेस्ली था। तो ये सब याद रखिएगा, इसी ने किया था ये जो ऊपर तीनों कहानियाँ लिखी हुई हैं, जो तीनों चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। तो याद रखिएगा। इसके अलावा भी इसी के टाइम पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था 1790 से लेकर के 92 के बीच में, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसी ने जो है कार्नवालिस कोड बनाई थी, ठीक है। कार्नवालिस कोड बनाया था। यहाँ के जो शासन प्रशासन था उसका यूरोपीकरण किया था। बाकी और सारी 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। निजी व्यापार पर, एक महत्वपूर्ण चीज़, निजी व्यापार पर इसने रोक लगाई थी, ये भी याद रखिएगा। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से आप साथ साथ में कमेंट करिएगा, यानी कि साथ साथ में आप अपने एक पेन पेपर लेके बैठिए, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ तो उसको नोट कर लीजिए, या फिर मान लीजिए आप
दोबारा भी देखें तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। पहली बार ऐसे देख लीजिए, दोबारा आप देखिए इसको, तो अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपकी चीज़ें एकदम पक्की हो जाएंगी। ठीक, देखिए इनमें से निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर इन्होंने विविध देशों में काम काम कर रहे थे। ये तो ये बेसिकली जितने भी लोग लिखे गए हैं इसमें, मतलब उत्तर में लिखा, इनका नाम लिखा है, चाहे वो मैडम भीखाजी कामा हों या एम बरकतुल्ला हों, ठीक है, चाहे वो वी.एस. अय्यर हों, एम.एन. रॉय हों, ये सब कहीं ना कहीं विदेशों में जा कर के इन्होंने मतलब काम किया है। ठीक है, इसीलिए इनमें लिखा है। तो पूछ रहा है कि कौन कौन से थे वो लोग, तो ये सभी लोग थे। ठीक है, याद रखिएगा इनको। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में ये लोग जा कर के कुछ ना कुछ काम करते थे भारत को मतलब स्वतंत्रता दिलाने के लिए। ठीक है, ये सब सारा काम इन्होंने किया है। मैडम भीखाजी कामा, ये इनका याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले जो ध्वज फहराया था भारत के बाहर, वो इन्होंने ही फहराया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इनको। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले में परिणति के रूप में फांसी की सजा दी गई थी, तो ये याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र, इसमें इनको जो है ये फांसी दी गई थी। इनको देखिए, इन्होंने जैसे बहुत सारे काम मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में ये संलिप्त रहे, लेकिन लाहौर षड्यंत्र के केस में इनको फांसी दी गई थी। ठीक, और कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार कालक्रम लगाने में आ जाता है ये। ठीक, तो अलग अलग तिथियों को उसमें याद भी रखिएगा आप। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया था? तो याद रखिएगा, जैसे ये नाइटहुड है इनकी, इसका उत्तर तो नाइटहुड है। ठीक है, और भी चीज़ें जानिए इसमें कि 13 अप्रैल को 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बहुत ब्रीफ तरीके से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, ये हो गया, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी इन्होंने। कैसरी हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? किसने त्याग करी थी? तो गांधी जी ने त्यागी थी, और इसी के अगेंस्ट में त्यागी थी इन्होंने भी। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये विपरीत उससे पूछ ले, तो उसका भी याद रखिएगा, गांधी जी का भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद की रचना मतलब नहीं हुई थी इसमें? तो ऋग्वेद ऐसा है जिसकी कि वैदिक काल में रचना हुई थी इसकी, यानी कि वैदिक काल ही उसको बोलते हैं। तो सबसे प्राचीन और सबसे बृहद जो ये है, पुराना और बृहद जो वेद है, वो कौन सा है? तो ऋग्वेद ही है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसकी रचना नहीं हुई थी। बाकी ये सब जो है, ये इनकी जो तीनों की रचना है, ये उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक, वेद व्यास जी को मानते हैं ये रचनाकार, तो ये ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, वेदों को याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके ऊपर बहुत प्रश्न बनता है, आर्ट एंड कल्चर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं वेदों से। तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जितने भी जो चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। उसका एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और उसको पूरा तैयार कर लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक बेहतर तरीके से जो जो प्रश्न जैसे जैसे मतलब पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको एक बना के बता दूंगा, एक वीडियो उसका भी बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो ये सुत्त पिटक है। ठीक है, सुत्त पिटक है, ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, ये भी है बौद्ध धर्म का ही है, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों हैं। ठीक, ये पिटक, इनको पिटक बोलते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें दिया गया है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए आपके कौन से सही सुमेलित हैं। तो ये अकारा अध्यक्ष जो है वो ठीक है, खानों का अध्यक्ष था। सूना अध्यक्ष ये बूचड़ खानों का, और ये सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। तो ये तीनों मतलब मैच्ड हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में मैच्ड हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्हें। निम्नलिखित में से घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर? अब इसमें आपको अगर ईयर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रश्न को गलत कर देंगे। देखिए इसमें अंतिम स्थान पर, तो पहले ईयर देख लीजिए, ईयर लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईयर इसमें लिखिए, सती प्रथा ये 1829 में हुई थी। ठीक है, रोलेट एक्ट जो है ये आपका कब आया था? 1919। इसी अधिनियम के ये जो एक्ट आया था, इसी के अगेंस्ट में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, तो उसी में ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वही इसी के उसमें हुआ था। ठीक है, रोलेट
सत्याग्रह भी चलाया था, गांधी जी ने चलाया था, याद रखिएगा। वुड डिस्पैच कब आया था, तो याद रखिएगा ये 1854 में आया था। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, वुड डिस्पैच को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आया था, तो भैया ये 1878 में आया था। ईयर याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर याद रखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो अब देखिए इसमें सबसे अंतिम पूछा है, तो अंतिम इसमें सबसे कौन सा है इसमें, तो ये सबसे अंतिम तो यही है, सब बाकी सब तो 18वें उसमें है, 1829, 54, 78, ये है जो आपका 1919 में है, तो सबसे अंतिम इसी में हुआ है, ठीक है, ये सबसे अंतिम है। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे, तो देखिए ये किसके नहीं थे, अकबर के समय पर रहे हैं और जहांगीर के समय रहे हैं, दोनों के समय रहे हैं, ठीक है। ये इनका जो काल है लगभग 1532 से लेकर के और 1623 के बीच इनका जीवन काल रहा है, ठीक। तो ये इनके दोनों जो ये थे शासक थे, इन्हीं के बीच में ये रहे हैं, ठीक है। बाबर के नहीं रहे हैं, तो इसमें पूछा था किसके नहीं थे, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा बाबर, ठीक, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1971 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, 1791 में, 1971 नहीं, 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये जो स्थापना की गई थी, पूछा है इसमें कि किसके द्वारा की गई थी, तो ये जोनाथन डंकन की ने किया था ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कहाँ किया था, क्योंकि प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछे तो आप याद रखिएगा, और ईयर भी याद रखिएगा, क्या पता कालक्रम के अनुसार लगाने में आ जाए और आपको ना ईयर ना पता रहे, ठीक है। डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय वगैरह मिल करके। राजा राम मोहन रॉय को आपको पता है कि ये आधुनिक भारत के जो है ये एक तरीके से जहाँ कह सकते हैं कि जो जागरण के इनको जनक माना जाता है, ठीक है। पत्रकारिता में भी ये अग्रणी रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने ही पत्रकारिता में भी इनको एक तरीके से जनक माना जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी नाम लिखे हैं इसमें सब ऐतिहासिक नाम हैं। राधाकांत देव ये भी रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये तो जो ब्रह्म समाज है इसके अगेंस्ट इन्होंने, बताइएगा आप, इन्होंने भी एक संस्था की स्थापना की थी। आप कमेंट कीजिएगा कि राधाकांत देव ने किसकी स्थापना की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कन्नौज राजधानी थी, तो किसकी राजधानी थी, तो ये मौखरियों की राजधानी थी कन्नौज, ठीक है, नाम याद रखिएगा मौखरियों की। जैसे इसमें जो हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा ये सब प्रमुख शासक रहे हैं, ठीक, मौखरियों की रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ रचनाएं और रचनाकार दिए गए हैं, आपको मैच करना है। इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है भाई, लेकिन इसमें क्या है, ये सरल भी है और कठिन भी है। सरल इस तरीके से है कि अगर आप सिर्फ एक दो मिलेगा आपको, अगर आपको एक या दो पता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार दुर्भाग्य होता है कि आपको एक भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाए। लेकिन अगर एक या दो पता है तो आपको इससे सरल मतलब प्रश्न नहीं मिलेगा। जैसे इसमें देखिए, अगर आपको एक भी कुछ पता है, ठीक है, कुमार पालचरित, कर्पूर मंजरी या ललित विग्रहराज, पृथ्वीराज रासो। नॉर्मली पृथ्वीराज रासो अगर आपको पता है कि भाई चंद्रवरदाई का है। D3, अब D3 सिर्फ एक में है ही है, आप उसको मतलब उसको टिक कीजिए, उसको लगाइए, आंसर लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। आपको समय वो नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है एग्ज़ाम उसमें, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये सब बताऊँगा, लेकिन एग्ज़ाम में आप सिर्फ D3 देखिए, या एक कोई सा भी जो भी आपको पकड़ में आ जाए सिंगल, वो आंसर लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है, आपका समय बच जाएगा। चलिए, तो इसमें देख लीजिए और भी 1 और 2, जैसे ये कुमार पालचरित जयचंद सूरी, ठीक है, आपका ये कर्पूर मंजरी राजशेखर, ठीक, ललित राज विग्रह ये आपके सोमदेव, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछा है। कैलाश मंदिर ये एलोरा में है, ठीक, याद रखिएगा। ये द्रविड़ शैली में निर्मित है, बिल्कुल ठीक है। और इसका निर्माण जो है वो राष्ट्र कूट के जो शासक रहे हैं कृष्ण प्रथम, इन्होंने ही करवाया था ये। तो ये दोनों चीज़ें एकदम सत्य हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें आपको जो मध्यकालीन संत हैं और उनके कार्यक्षेत्र दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा है, ठीक। तो देखिए, जैसे शंकरदेव ये असम में, ठीक है। मलुकदास राजस्थान में थे क्या, ठीक है। नरसिंह मेहता तो गुजरात में थे और नामदेव ये महाराष्ट्र में थे। लेकिन ये मलुकदास ये राजस्थान में ना होकर के ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद,
ठीक है, इलाहाबाद कड़ा में, ठीक है, कड़ा याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मलुकदास इसमें मिसमैच है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो देखिए, सल्तनत काल का प्रारंभ तो हो जाता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठता है, ठीक है, वहीं से सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। सल्तनत काल में आप बहुत सारे वंश, इसको पूरा तो सल्तनत काल बोलते ही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे वंश मिल करके इन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले जैसे गुलाम वंश आता है, ठीक है, फिर उसके बाद खलजी वंश, ठीक है, फिर खलजी वंश के बाद आपके ये खिज्र वंश आ जाता है, लोधी वंश आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये वंश, सारे वंश मिल करके ये शासन करते हैं और इसी को सल्तनत काल कहा जाता है, ठीक है। इनका वो भी पूछता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि पहले तो ये अलाउद्दीन खिलजी, इसका उत्तर जानिए कि अलाउद्दीन खिलजी ही है जो कि 1296 में जब गद्दी पर बैठता है उसी समय से साम्राज्यवादी युग का आरंभ हो जाता है। साम्राज्यवादी का मतलब ये हुआ कि जैसे होता है ना कि मतलब एक छत्र वाला सिस्टम, ठीक है, इम्पीरियलिज्म जैसे कह सकते हैं, ठीक है, शोषणकारी जो कार्यक्रम था वो सब इसी टाइम से ऐसे शुरू हो जाता है। इस तरीके से जैसे लोगों को अपने अधीन करना, फिर उनसे मतलब लगान लेना या जो भी है वहाँ के उस राजाओं को अपने अधीन कर लेना, इस तरीके से, ठीक है। साम्राज्यवादी जैसे अब ब्रिटिश इंडिया में होता था, ठीक है, यहाँ से सब कुछ बाहर जाता था, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि कब से हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से, ठीक है। ये बहुत अधिक समय तक नहीं रहा है, 1296 से 1316 तक रहा है ये, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मुगल काल की बात आ रही है इसमें। मदद ए मास के संबंध में पूछा है कि सत्य कथन क्या है। तो इसमें से देखना है, इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। तो ये याद रखिएगा पहली बात तो कि मदद ए मास है क्या, तो ये जो लिखा है ये सही लिखा है, मदद ए मास यही है। ये भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ये भी सही लिखा है। ग्राही के पास यह भूमि अनुवांशिक रूप से रहती थी, तो ये भी सही है, ठीक है। ये सारे कथन इसके एकदम एग्जैक्ट हैं, सही है, ठीक। निम्नलिखित में से किस स्थान का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज एक ऐसा स्थान था जहाँ पे कि ब्रिटिश अधिकारियों को यहाँ की भाषाओं को, भारतीय, चूँकि देखिए ये लोग क्या है, ये लोग तो विदेशी थे, इनको यहाँ की भाषाओं के बारे में ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर उनको बुलाया जाता था और यहाँ पे उनको जो है यहाँ की भाषाओं के बारे में, शिक्षाओं के बारे में यहाँ पे उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में था, बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1800 में हुई थी। और किसके समय पे हुई थी? उस समय कौन था गवर्नर जनरल बंगाल का? तो वो वेलेस्ली था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। वेलेस्ली के समय पर ये एक बार पूछा भी गया है, ये पिछले शायद 22 में या 21 वाले में ये प्रश्न आया था, सेंटेंस के उसमें आया था ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 10 जुलाई याद रखिएगा, 10 जुलाई 1800 में ये, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की, ठीक। ये मायो कॉलेज मैंने बता रखा था कल, ये 1872 में, ठीक है। ये दिल्ली कॉलेज 1824 में, ठीक। ये आपका 1875 में। तो ये ईयर इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये कालक्रम में आते हैं लगाने के लिए, कौन पहले स्थापित किया गया। तो ये जब अगर ईयर पता रहेगा तो आप इसको कर ले जाएंगे, नहीं तो अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अभी इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछ लेता और ईयर अगर आपको पता रहे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्नों को पढ़िए और उसको आप अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें समाचार पत्र दिया है और उनका मतलब प्रकाशन भाषा, वो किस भाषा में प्रकाशित होते थे, वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो भारत मित्र हिंदी में बिल्कुल सही है, प्रजा मित्र गुजराती में, ठीक है, राष्ट्रमत मराठी में, ये नायक आपका बंगाली में था ये, ठीक है, अंग्रेजी में नहीं था, बंगाली में था ये, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। बाकी सही है सब। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था। ये अधिनियम कब पारित हुआ था बेसिकली वो पूछ रहा है। तो ये 1826 में पारित हुआ था, ठीक है। इसका इन्होंने विरोध भी किया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थानों या संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में, मतलब अब वही मैंने बोला ना कि आपको अगर ईयर पता है तब तो आप कर ले जाएंगे, नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कौन सबसे
पहले और सबसे बाद में हुआ है। तो देखिए इसमें जैसे वेद समाज कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये 1864 याद रखिएगा। ठीक है, इसको वेद समाज की स्थापना किसने की थी, इनका भी नाम याद रखिएगा। ये श्रीधरालु नायडू थे, ये के श्रीधरालु नायडू। ठीक है, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसको याद रखिएगा। ये ईयर पहले लिख लीजिए, बाद में बता देता हूँ मैं। ठीक है, 1864। ये लिटरेरी सोसाइटी ये आपकी 63 में। ठीक है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी है आपकी 63 में। ये अब्दुल लतीफ़, ठीक है, संस्थापक याद रखिएगा। ये एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, विलियम जोन्स। ये तो सीधे सीधे पूछा गया है ये प्रश्न। प्रार्थना समाज आपका ये किसने किया था, ये आत्माराम पांडुरंग। ठीक, 1867 में। ठीक है, और तत्वबोधनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में। अब इस अगर आपको ईयर पता है तो बेहतरीन तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे, नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर ए होगा। कैसे कि देखिए, ये सबसे पुरानी इसमें एशियाटिक सोसाइटी है, और जो सबसे बाद में आया है वो कौन सा आया है, प्रार्थना समाज। ठीक है, जो 1867 में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार। ये 1864 में आपका वेद समाज। ठीक है, 1864, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये आपका 1863 में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी आपका 1784 में। ठीक है, प्रार्थना समाज आपका 1867 में। ठीक है, प्रार्थना समाज 1867 में, और तत्वबोधनी सभा ये आपका 1839 में। ये आप लेके रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट, बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, करेक्ट आंसर ए होगा इसका। अच्छा, इनके संस्थापक बता देता हूँ मैं आपको, नाम याद रखिएगा। ये तो बता ही दिया मैंने आपको, विलियम जोन्स। ये भी बता दिया, के श्रीधर नायडू। ठीक है, ये मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ये अब्दुल लतीफ़। प्रार्थना समाज आपके आत्माराम पांडुरंग। तत्वबोधनी सभा के देवेंद्र नाथ टैगोर। इनका नाम भी याद रखिएगा, क्या पता मैचिंग में ये भी पूछ ले। ठीक, अब यहाँ पे यात्री दिए हैं, उनका जो किसके काल में वो आए थे, पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, अलमसूदी महिपाल प्रथम के समय पे आया था, बिल्कुल आया था। रॉल्फ जो फिंच था ये भी आया था, उन्हीं के टाइम पे आया था। डोमिंगो पायस ये अच्युत राय देव के टाइम पे आया था क्या, बिल्कुल नहीं आया था। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ये जहांगीर के समय पे आया था, बिल्कुल ठीक है। ये डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये दो पुर्तगाली ऐसे थे जो विदेश यात्री पुर्तगाली थे। ये आए थे कृष्णदेव राय के समय पे। ठीक है, कृष्णदेव राय नाम याद रखिएगा, ये महान शासक रहे हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के ये महानतम शासकों में से गिने जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसमें कौन सा गलत है, ये डोमिंगो पायस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में उपस्थित मिलान हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है, तो ये शारदा नदी का उद्गम होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैपिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन आप अगर मैप रख के करेंगे तो बेहतर तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये इस तरीके के प्रश्न मतलब आते हुए गलत हो जाते हैं। अब इसमें जैसे नुब्रा का याद रखिएगा, नुब्रा जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, सियाचिन। और ये मंदाकिनी जो है ये सुमेरु ग्लेशियर। ठीक है, और ये सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन पहचानना है इसमें से। देखो, तो भैया इसमें बोल रहा है कि दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में है, बिल्कुल सही है। मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, ये भी सही है। मालवा का पठार नर्मदा के उत्तर में स्थित है, तो बिल्कुल ठीक है, नर्मदा के उत्तर में है ही है वो। सभी कथन सही हैं, तो इसमें जो कथन सही हैं वो सभी सही हैं। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण स्थित है, तो ये जो नागरकोइल है ना, नागरकोइल ये सबसे दक्षिणतम है। ठीक, ये ध्यान रखना, कई बार हम गलत कर जाते हैं। ये पड़ता कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाकी सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं, लेकिन ये जैसे अब सिंधुदुर्ग नाम से थोड़ा समझ में आया कि ये महाराष्ट्र का है। कन्नूर तो खैर केरला में है। ये जंजीरा कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक, तो याद रखिएगा नागरकोइल है जो कि सबसे दक्षिणतम है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वैसे ध्येय आईएएस के जो प्रश्न है ना वो मतलब बहुत स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं। ठीक है, लगभग ऐसे ही आते हैं प्रश्न, आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूना की संधि हुई थी 1817 में, तो ये किसका परिणाम थी बेसिकली, तो 1817 में ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये 1817-18 में। ठीक, ये याद रखिएगा। इसी में जो ये थे ना पेशवा बाजीराव द्वितीय,
ये हार गए थे। बेसिकली पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे ना, ये हार गए थे, और हारने के बाद इन पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, ये हारने के बाद क्या हुआ कि इनके जो इसी समय पे पेशवा वाली जो पदवी थी ना, वो समाप्त कर दी। ठीक, तो ये पेशवाई यहीं से समाप्त कर दी जाती है। हेस्टिंग था उस समय, कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है ये। इस तरीके के प्रश्नों में मैंने बता रखा है कि क्यों की लगा कर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी। पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन क्यों की लगा के पढ़ने से समझ में आता। जैसे धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। और सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं, ये इनकी गैसों को चमकीला बनाती है, तो बिल्कुल ठीक है, ये इसी वजह से इधर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं ये। ठीक है, ये दोनों कथन और कारण सही हैं और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, बोलते हैं कि जो पुच्छल तारा होता है, ये धूमकेतु होते हैं, उनकी जो पूंछ होती है बेसिकली, ठीक है, वो उसी समय ही मतलब वो सूर्य के उससे ही दिखती है, और जिस तरफ सूर्य होगा ना, मान लो ये सूर्य है, तो उसकी जो कॉमेट होगा, ये जो पुच्छल तारा होगा जो बेसिकली, ठीक है, वो उसकी जो पूंछ होगी वो उसके विपरीत ही होगी सूर्य के। ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें यहाँ पे मैचिंग में दे दिया है कि जनजातियाँ और ये आपको अवस्थिति, मतलब कौन से कहाँ कैसी स्टेट में पाई जाती हैं। तो देखिए तमरिया, ये इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, बाकी तो सब गलत सलत दी गई हैं, लेकिन ये देखिए तमरिया इसमें सही है झारखंड। बाकी ये खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, खस आपका ये उत्तराखंड में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में ये खस पाई जाती हैं। लिम्बूज ये आपके सिक्किम में है, ठीक है, कहाँ पे? सिक्किम में। अंगामी आपका ये नागालैंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी रबी की फसलें हैं। मैंने पहले भी बताया है, एक ट्रिक याद रखिएगा। जैसे रबी क्या होता है? रबी एक, जैसे मान के चलो कि आप एक लड़के का नाम है, ठीक है, तो लड़का क्या है, मतलब आदमी मनुष्य है, तो उसको ठंडी लग रही है बेसिकली, तो रबी को ठंडी लगती है, यानी कि ये ट्रिक है कि रबी को ठंडी लगती है, यानी कि ठंडी में जो ठंड के मौसम में जब जो फसलें उगाई जाती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं। तो इसमें देख लीजिए, उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि जौ, चना, मटर, सरसों ये सब सर्दियों में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें रबी की फसलें आपके पता चल गई। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? देखिए इसमें कौन सी कृत्रिम झील है, तो इसमें देखिए ये मणिकर्ण, तप्तपानी और ब्रजेश्वरी ये सब गर्म झरने हैं। कोडाईकनाल ये जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये क्या है? ये बेसिकली एक मानव निर्मित झील है। ये मानव निर्मित झील, याद रखिएगा, मैचिंग में आता है। ये पड़ती कहाँ है? ये तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता तो। ठीक है, और एक चीज़ मैचिंग में पूछी जाती है, ये मणिकर्ण कहाँ है भैया? ये एचपी में है, यानी हिमाचल प्रदेश में। तप्तपानी ये कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, कहाँ है? ओडिशा, ओडी लिख दे रहा हूँ। और ये ब्रजेश्वरी ये महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र, एमएच। ठीक है, ये इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। एक ये भी है, तातापानी है, आप कमेंट करके बताइए वो कहाँ पे है। मणिकर्ण, तप्तपानी तो उड़ीसा में हो गया, ठीक है, तातापानी कहाँ है? एक अलग है एक वो। ठीक, बताइएगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगुड़ा प्रसिद्ध किसके लिए? तो ये यूरेनियम खनन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये वाला प्रश्न देख लिया हमने। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगुड़ा है, वो यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है। सौर कलंक चक्र ये होता क्या है? सन स्पॉट साइकिल बेसिकली क्या होता है ये? देखिए जो सूर्य में देखा होगा आपने, मतलब देखा क्या, आप ऐसे तो नहीं दिखेगा वो, मतलब आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, तो उसमें जो सोलर जो फ्लेयर्स निकलती हैं, ठीक है, उनके स्थान पे क्या होता है कि काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, काले धब्बे पड़ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। ठीक है, सौर कलंक। और वो कितने, मतलब उनका जो बनने बिगड़ने का जो प्रक्रिया है उनको, मतलब वो औसतन कितने टाइम होती है वो, तो वो 11 वर्ष की होती है। ये याद रखना आप, यही चीज़ है सौर कलंक। ठीक है, ये मतलब समझने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से है? देखिए मैंने ये जो महासागरीय धाराएं हैं, इनसे ताबड़तोड़ सीरीज में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। ताबड़तोड़ सीरीज देखिए आप, उसमें 32 वीडियो हैं, यकीन मानिए उसको देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने उसमें मोस्ट जो वैल्यूएबल या मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स, एमपीटी कह सकते हैं उसको, ठीक है, वो सब मैंने करवा रखे हैं और उनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका
ये वनडे एग्ज़ाम्स हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा प्रशांत महासागर से हम्बोल्ट है, इसी को पेरू मतलब पेरू वो जलधा वो भी बोलते हैं, ठीक है, महासागरीय धारा, ठीक। नाम मैंने इसलिए उसको बता दिया आपको, ठीक। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें मकर रेखा से पूछ रहा है, तो भैया मकर रेखा से कौन से नहीं गुजरती। देखिए इसमें से जैसे एक कुछ मैंने इसके पहले भी टेक्निक बता रखी है, ठीक है, वो टेक्निक याद रखिएगा आप लोग। ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ देख लीजिए, उसमें मैंने बता रखा है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें जो है उसमें आपका ये बोलीविया है, ठीक है। बाकी यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, बोलीविया से नहीं गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका बोलीविया। ये 11 देशों से लगभग होकर गुजरती है, तो उनका नाम याद रखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, ब्राज़ील हो गया, पराग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, बोत्सवाना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया आपका, टोंगा हो गया, और आपका नामीबिया, ठीक है। ये हैं कंट्रीज़, इनके नाम याद रखिएगा, मैंने बता दिया है, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये सही है क्या? बिल्कुल, ये मतलब ठीक है। इसमें इसमें ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। दोनों कथन गलत हैं। कैसे? देखिए जो दिया हुआ है ये इसमें उल्टा दिया हुआ है। ये अधिकेंद्र नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं भूकंप मूल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जो भूकंपीय तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली मान लो यहाँ पे हुआ, तो ये जैसे ये 90 डिग्री यहाँ आके टकराती हैं ये जो तरंगे हैं, तो इसको अधिकेंद्र बोलते हैं, और ये भूकंप मूल है, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसमें असत्य पूछा है, तो ये दोनों ही असत्य हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये एकदम फैक्ट चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी मतलब हैं तो बहुत सारी, ये CO2 भी रहती है उसमें, हीलियम और ये सब सब रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी रहती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प ही पाई जाती है। अब इसमें यहाँ पे देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो एटलस पर्वत कौन सा सुमेलित पूछा है इसमें, तो ये जो है बेसिकली ये भी है एटलस पर्वत, ये सुमेलित नहीं है। एटलस पर्वत कहाँ पे है, ये आपका अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 2 और 3 ये दोनों मैच्ड हैं आपके, तो सुमेलित पूछा है, इसमें आपका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। अग्लहाज बेसिन, अग्लहाज धारा ये हिंद महासागर में है, तो इसलिए इसका बेसिन यहीं पे है, ठीक। निम्नलिखित में से एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता, तो कौन सा नहीं बनाता है भूमध्य सागर से? बहुत सारी कंट्रीज़ बनाती हैं भूमध्य सागर से सीमा, ठीक है, लेकिन पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं बनाता है, तो याद रखिएगा इसमें जो ये जॉर्डन है ना, जॉर्डन ये नहीं बनाता है। अगर आप देखेंगे इज़राइल के एकदम बगल में, मतलब इज़राइल और ये इसके बीच में है, एकदम छोटा सा मतलब दिखता है, ठीक है। बाकी ये स्पेन, तुर्की, सीरिया ये सब आपके मेडिटेरियन सी से साझा करते हैं सीमा, लेकिन जॉर्डन जो है वो नहीं साझा करता, तो याद रखिएगा, ठीक है। जॉर्डन लाल सागर से करता है, अगर आप मैप देखेंगे तो वो लाल सागर से करता है, लेकिन उससे नहीं करता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसका मैंने बता रखा है, लगभग 21 देश हैं जो कि इससे सीमा साझा करते हैं भूमध्य रेखा से, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना यानी क्रेडल ऑफ माउंटेन किसने कहा था, तो कोबर का सिद्धांत है, ठीक है। भूसन्नति सिद्धांत दिया था इन्होंने भूसन्नति सिद्धांत बेसिकली क्या होता है, जैसे क्या कि कहीं पे अगर ये है, जैसे ये जमा होते हैं, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद और ये सारे हैं वो सब जमा होते होते ऐसे होता है, ये ऐसे, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये झटके के साथ ऊपर इनको मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है, फिर उसके बाद ये एकदम से ऊपर उठा देते हैं। तो ये कोबर महोदय थे जिन्होंने ये भूसन्नति सिद्धांत दिया था। इन्होंने हिमालय की जो रचना हुई है वो इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया हुआ है, ठीक। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित करता है? जैव आवर्धन जो होती है, प्रक्रिया होती है बेसिकली, वो मतलब सबसे अधिक उससे कौन प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है जैव आवर्धन, तो ये होता है जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका कहीं एक उसमें मतलब जाके इकट्ठा होना, ठीक है। एक वैसे तो जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण करने वाले, वो क्या होता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, ऐसे लेवल वाइज वो बढ़ते जाते हैं, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है कि इसमें से कौन है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है,
तो जैसे मानव क्या होता है मानव एक ऐसी चीज़ है, मानव ऐसा प्राणी है जो कि सब कुछ खा लेता है, ठीक है। वो मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी होता है, यानी कि वो सर्वाहारी टाइप का है। तो अब इसमें क्या है कि इसी में सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो चाहे वो आपका कीट खाए तो भी, मछली खाए तो भी, कुछ भी आप खाए, वो मवेशी खाए तो भी, तो सबको मतलब कुल मिला के इसी में जो है इसको आके वो एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। तो वो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है। टोंगा तो है, कुक भी है, समोया भी है, इसके अलावा भी जैसे एक ये भी है तुवालू, ठीक है, तुवालू। गिलबर्ट नहीं है, ये मालेनेशिया का है, ये मालेनेशिया या माइक्रोनेशिया का है शायद, माइक्रोनेशिया का है, ठीक है। किसका है ये? माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है, ये गिलबर्ट, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। हाँ, यहाँ पे फिर देखिए वही आ गया असर्शन और रीज़न वाला, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कितना इसमें क्या सही है क्या गलत। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, ठीक है, पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है, तो ठीक है, सही है। क्योंकि 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव होता है, तो बिल्कुल ठीक है। ये इसी वजह से यहाँ पे पवनों का सर्वोत्तम, पछुआ पवने जो है उनका सर्वोत्तम विकास होता है। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों मतलब ये व्याख्या भी कर रहे हैं एक दूसरे की, ठीक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अब इसमें स्थानीय पवनें दी गई हैं और प्रभावित क्षेत्र दिया गया है, कहाँ कौन सा क्षेत्र में किस क्षेत्र में चलती हैं, पूरा करवा रखा है ये सब मैंने। ताबड़तोड़ सीरीज़ देखिए आप, उसमें मैंने सब करवा रखा है, आप उसमें यकीन नहीं मानेंगे। 32 वीडियो है और बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, लेकिन मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं जहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं वही करवाया है मैंने उसमें, ठीक। तो ये काराबुरान ये ठीक है, मध्य एशिया तारिम बेसिन में। ब्लिजार्ड भी ठीक है। ब्लैक रोलर ये अमेरिका, मतलब ये दक्षिण अमेरिका नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। सामुम ईरान में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये ब्लैक रोलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो इनमें से देखिए कौन से नहीं रहे। देखिए मोरारजी देसाई रहे हैं, इंदिरा गांधी के समय पर रहे हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा इनको। चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, ठीक है, ये इनके टाइम पे रहे हैं। किसके टाइम पे? मोरारजी के समय पे रहे हैं, 1977 के आसपास, जब जनता पार्टी वगैरह की सरकार थी उस समय पर रहे हैं। और ये चंद्रशेखर जो हैं ये सिर्फ जो है ये पीएम रहे हैं, ये डिप्टी पीएम नहीं बने हैं, ठीक है, कभी। और इनके समय पर ये चौधरी देवीलाल थे जो कि डिप्टी पीएम रहे हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री। तो ये चंद्रशेखर को छोड़ के बाकी ये तीनों लोग उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? प्रस्तावना में संप्रभु का मिलता है, समाजवादी का मिलता है, लोकतांत्रिक मिलता है, कल्याणकारी का नहीं मिलता है, ठीक। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी होगा इसका। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह किसमें वर्णित है? तो ये अनुच्छेद आपका किसमें? 57 में है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें 47 में क्या दिया गया है? 47 में दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो देखिए ये सही है, ये भी ठीक है, कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन ये इसकी क्या सही एग्जैक्ट में मतलब व्याख्या कर रहा है क्या ये इसकी? तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बी होगा, कि भैया ये दोनों कथन कारण इंडिपेंडेंटली तो सही हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ये जो कारण है वो आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक। ये मतलब एक तरीके से मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, इसमें कुछ कथन दिए हैं, देखिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 64 में ये बात कही गई है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कार्यवाहक, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 वर्ष तक कार्य कर सकता है, बिल्कुल नहीं, 6 माह तक, ठीक। याद रखिएगा 6 माह के अंदर ही 6 माह के अंदर ही जो है उसका जो चुनाव है ना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा ये, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा,
चलिए, मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये 3 कथन सही हैं, ये वाला गलत है, यही पूछा है इसमें, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची को मैच करना है। देखिए इसमें कब कौन सा क्या रहा है, इसमें थोड़ा छोटा करते हैं, दिखाई देगा। 52वां जो संविधान संशोधन रहा है वो किससे संबंधित रहा है? 10वीं अनुसूची से। ठीक है। 69वां जो संविधान संशोधन रहा है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो नागरिकों की मतदान आयु 18 वर्ष की गई थी, ये भी सही है, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें भाग 9 जोड़ा गया था, और पंचायतें, ये पंचायतें जो जो स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, तो ये याद रखिएगा 1 2 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। भैया हटा तो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा आपको लिखित में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में ये गठित हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 344 राजभाषा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में, ये भी ध्यान रखिएगा, तो बीजी खेर, ठीक, बीजी खेर इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में। ठीक, ये सब मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, ये फैक्ट है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों की दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये 1992 में 70वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा। कौन सा? 70वां। ठीक है, अभी 69वां मैंने बताया था ना कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, और 70वें से क्या किया गया था? दिल्ली और पुदुचेरी को इनके जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें इनको सम्मिलित किया गया था बेसिकली। ठीक है, उनके निर्वाचक में मंडल में राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो देखिए, एक तो संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, संसद में कौन कौन आता है? तो राज्यसभा आती है और लोकसभा। ठीक है, इनके निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, राज्यों की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के जो निर्वाचित हैं सिर्फ इलेक्टेड मेंबर से, याद रखिएगा, नॉमिनेटेड नहीं। और उसके बाद ये जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा है, क्योंकि यही दो यूटीज़ हैं जो कि इनकी विधानसभाएं हैं आपस में। ठीक है, अभी फ़िलहाल जैसे जम्मू कश्मीर में तो हुआ नहीं है इलेक्शन वगैरह, नहीं तो उसमें भी, या हो सकता है कि क्या पता उसको पूर्ण राज्य ही बना दिया जाए। ठीक है, तो वो अलग बात की बात है, अभी इन्हीं दोनों का याद रखिएगा आप। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करना है और बताना है कि किसको जो है इसमें राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कहने का मतलब है कि कौन सा अनुच्छेद जो है उसको विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए इसमें कौन सा करता है, तो ये 249 करता है। ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा, 249 करता है। और कौन सा करता है? 312 करता है। ये क्या क्या है आपको समझना चाहिए। इसमें क्या है, विशेष अधिकार का मतलब ये हुआ कि उसको अनन्य अधिकार है। अनन्य अधिकार का मतलब ये हुआ कि जैसे राज्यसभा, उस पर राज्यसभा ही है जो कि नियम या कानून या अधिनियम बना सकती है। ठीक, और 312 क्या है, ये बेसिकली है कि जो अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उसका अगर कोई नई जो भारतीय सेवा है उसको अगर सृजन करना है तो उसको कौन सृजन करेगा? वो राज्यसभा ही करेगी। ठीक है, और कौन सा अनुच्छेद लागू के तहत? 312 के तहत। और 249 क्या है? 249 होता है कि जैसे जो राज्य सूची पर जो विषय हैं, राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं उस पर अगर कोई कानून बनाना है तो वो आपका राज्यसभा ही बनाएगी। ठीक है, उस पर ये चीज़ है। ये अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है। ठीक, 109 भी उसी से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ये सब ठीक है, वन, झील, नदी, ये ठीक है, इनकी रक्षा करना। देश की प्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, बिल्कुल ठीक है। मतदान करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि मतदान करना जो है, ये मतदान मतलब बेसिकली ये कौन सा राइट है ये? ठीक है, राइट है, अधिकार है, ये कौन सा अधिकार है बताइएगा आप? मौलिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है या फिर कौन सा है?
ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? यानी कि कोई भी स्टेट हो, चाहे मतलब केंद्र हो, कोई राज्य हो या केंद्र में, कोई ऐसा कानून या नियम बनाया जो कि जो नागरिक हैं उनकी जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनका अगर वायलेशन हो रहा है, उनका हनन हो रहा है, तो उसका वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं और उसमें से जो भी पार्ट या पूरा उसको निरस्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये अनुच्छेद 13 में। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या है? बेसिकली ये जो रिट जारी करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए इसमें से कौन से में कर सकते हैं? तो देखिए ये तो संविधान संशोधन हो गया, इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते जो साधारण बहुमत से। ठीक है, अनुच्छेद 162 ये राज्यों से संबंधित है। ठीक है, उनकी जो राज्य विधानसभा के जो कार्य विस्तार, उनकी विधायी शक्ति का विस्तार कह सकते हैं, मतलब राज्य की कार्यपालिका का शक्ति विस्तार 162 इसमें नहीं कर सकती वो। ठीक है, 55 क्या है? 55 बेसिकली जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली है उससे संबंधित है, तो उसमें भी नहीं कर सकती। ये बचता है अनुच्छेद 106, ये क्या है? ये संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से है। इसमें ये बहुत आराम से अपना साधारण बहुमत से ही मतलब कर सकते हैं इसमें संशोधन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें धर आयोग ये जून 1948 में बना था। जेवीपी समिति ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये वीपी इनके अध्यक्षता में थे। ठीक, ये पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा इनका। ठीक, ये बना था। ये बेसिकली ये सब सारे क्या हैं? ये राज्य पुनर्गठन आयोग हैं। इन्होंने अपनी अलग अलग रिपोर्ट, अपनी अलग अलग सिफारिशें दी थी। तो ये कब कब क्या है? देखो जैसे ये धर आयोग बना था तो ये जून 48 में बना था। ठीक है, जेवीपी समिति बनी थी ये 48 में ही बनी थी, दिसंबर। ठीक, 1848 में ही। फजल अली आयोग ये 53 में हुआ था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ये 56 में। तो ये सारे ये जेवीपी को छोड़ करके सारे मैच्ड हैं। ठीक, यही है जो कि सुमिलित नहीं है। ठीक, चलिए लाइक कीजिएगा यार, इसको शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के बारे में सत्य है? तो क्या है इसमें से सत्यता? इसमें है कि जो सरकार किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना है तो वो स्थगन प्रस्ताव लेके आते हैं विपक्षी दल। ठीक, याद रखिएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जो है ये 1965 में बना था। ये इसका ईयर याद रखिएगा। इसकी जो सिफारिश पूछा है, इसके बारे में कुछ विचार मतलब कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है पूछा है इसमें से। तो देखिए इसमें थोड़ा छोटा कर लीजिए। देखिए इसकी स्थापना फेरवानी समिति, तो फेरवानी समिति से इसकी स्थापना नहीं हुई थी भैया। ठीक है, इसकी समिति वो थी खाद्य मूल्य निर्धारण समिति। ठीक है, ये थी 1964 में। तो वो याद रखिएगा, खाद्य मूल्य नीति वो थी, उसकी समिति थी ये पहला वाला गलत हो गया। ये ठीक है, MSP जो निर्धारण करता है वो दोनों, ये खरीद मूल्य और आवंटन मूल्य का। ठीक है, ये सिफारिश करता है बेसिकली ये। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है, तो बिल्कुल बाध्य नहीं है ये। ठीक है, बिल्कुल बाध्य नहीं है इसमें। अब केवल 3 इसका सही होगा, क्योंकि क्या होता है अगर मान लो इसने संस्तुति दी कुछ और केंद्र सरकार को लगा कि नहीं यार ये कम है या ये बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने हिसाब से उसको मतलब एडजस्ट कर सकती है। तो ये बाध्य नहीं है। ठीक, मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विदेशी व्यापार में कृषि निर्यातों को महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना कब शुरुआत की गई थी? ये 4-5 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला ये पहला जो राज्य था वो उड़ीसा था। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें पूछा है कि पहला राज्य जो पारित करने वाला अधिनियम तो पारित किया था उड़ीसा ने 1970 के उसमें किया था ये। ठीक है, 1970 में किया था इसने। लेकिन ये जो उसके बाद जो पहला जो सृजन किसने किया था, मतलब बनाया किसने था, नियुक्ति किसने की थी? नियुक्ति नहीं हो पाई थी यहाँ पे, सिर्फ अधिनियम तो पारित कर दिया। लेकिन पहला लोकपाल जो नियुक्त करने वाला कौन सा था? वो महाराष्ट्र था। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, पद जो सृजन किया गया था वो जो है महाराष्ट्र ने पहले किया था, नियम भले पारित कर दिया था इसने। तो इसमें प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है, ध्यान रखिएगा। अगर पहला पूछे कि लोकायुक्त जो पद को सृजन किसने किया था सबसे पहले, या नियुक्ति किसने की थी, तो महाराष्ट्र ने की थी। लेकिन अगर ये पूछा कि अधिनियम पारित करने वाला कौन सा है पहला,
तो ये उड़ीसा ही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 1970 के दशक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें राज्य दिया है और उनका गठन, तो पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अरुणाचल 87 में ठीक है, मिजोरम भी 87 में ठीक है, गुजरात 60 में ठीक है, ये गोवा भी इन्हीं के साथ था, यानी कि 87 में ही 1987 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें सही कौन से हैं, सही नहीं है पूछा है ना, तो केवल 3 जो है वो सही नहीं है, यानी कि गोवा, ठीक, याद रखिएगा। किसी उद्योग के स्वरूप, अच्छा बताइएगा कि गोवा को पुलिस कार्रवाई करके आज़ाद कराया था, तो पहले बताइएगा कि किस वर्ष में ये आज़ाद हुआ था और उस ऑपरेशन का नाम क्या था जो गोवा को आज़ाद कराने के लिए चलाया गया था। दोनों कमेंट करिएगा। एक तो मैं बता दे रहा हूँ 1961 में, ठीक है, लेकिन वो ऑपरेशन का नाम बताइएगा आप, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। किसी उद्योग के स्वरूप, देखिए आप लोग कमेंट, इसका जो मैं प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, ठीक। किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो देखिए वहाँ निवेश कितना हुआ वो भी देखते हैं, टर्नओवर कितना हो रहा है उसका ईयरली वो भी देखते हैं, और विद्युत की खपत की सभी देखा जाता है, ठीक है। यहाँ फिर अभिकथन और कारण दोनों पूछा, इसमें क्या है पढ़िए। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, तो ठीक है, पड़ता है अप्रत्यक्ष रूप से, और मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है, तो बिल्कुल ठीक है, इसी कारण से इसका प्रभाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे नहीं है, तो इसका जो ए वाला है ये सही है, ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ठीक है, बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। बेसिकली क्या होता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति में क्या है कि मूल्य जो होता है, मुद्रा का मूल्य जो है वो घटता जाता है, ठीक है, और कीमतें क्या है वो बढ़ती जाती हैं, तो उसी क्रम में ये चलता है, तो ये याद रखिएगा क्रम से है, ठीक है, बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, लगातार क्रम वाइज, है ना, बोलते हैं ना सीक्वेंस, ऐसे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए, ठीक है, तो देखिए प्रशासनिक अधिकरण वाला जो है ये 323 का अनुच्छेद ठीक है, ये जो यूसीसी है ये ठीक है 44 में अनुच्छेद, परिसीमन आयोग ये 82 में है, ठीक है, यही वाला गलत है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 82, ठीक है। बाकी ये IR ये ठीक है, अनुच्छेद 51 यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, ठीक, ये याद रखेगा। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं की आयात ड्यूटी की तुलना में अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं बैंक यानी कि IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, तो जिनेवा में नहीं है भैया, पहली बात तो याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, और IMF का भी वहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये मतलब पहला ये सही है, इसमें सत्य पूछा है तो सत्य यही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा वाला तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर, अब फिर यहाँ पे आपको ईयर अगर पता है तब तो आप कर ले जाएंगे, नहीं पता है तो फिर आप गलत कर जाएंगे। जैसे नाबार्ड का देखिए 1982, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक 1955 मान सकते हैं, बेसिकली हम जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वही मानते हैं, ठीक है। अग्रणी योजना ये 1969 में, ग्रामीण क्षेत्र बैंक ये 1975 में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये जो नाबार्ड है यही जो है सबसे लास्ट में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पे असर्शन और रीज़न आ गया, इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछता है भाई, ये एकदम सही बनाया है प्रश्न, जैसे बनाया हुआ है ऐसे ही पूछता है वो। रीज़न मतलब कथन अभिकथन कारण पढ़ते पढ़ते आदमी मतलब वहाँ पे एकदम ऐसे लगता है कि कितना क्वेश्चन है इस तरीके से। देखिए इसमें ये केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है, तो बिल्कुल ठीक है, ये सही माना है इन्होंने, ठीक है। और ये क्यों माना है, क्योंकि मंदी की स्थिति का उपचार करने के लिए मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति जो है वो पर्याप्त सफलता उससे मिलती है। तो मौद्रिक नीति से आप बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको सही नहीं कर सकते हो जो मंदी वगैरह है, लेकिन अगर राजकोषीय नीति आपकी सही है तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है।
मार्शल मैकमिलन द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना ये किससे संबंधित है? तो परिवहन और संचार के विकास से संबंधित है। ये याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे शायद 2018 में या 19 में सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा गया था कि ये वैश्विक गांव की परिकल्पना किससे संबंधित है। भारत में घाटे की जो वित्त व्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घाटे की जो वित्त व्यवस्था है ये सिर्फ आर्थिक विकास के लिए है, ठीक, इसी के लिए किया जाता है ताकि निवेश को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक विकास हो। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट जो पाउडर होता है चमकने वाला, उसको छिड़कते हैं तो वहाँ पे अगर किसी का जिसका भी मतलब होगा वो बन जाएगा निशान, वहाँ पे उंगलियों के छाप छूट जाएगी एक तरीके से, ठीक। सूची का मिलान करना है। देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा सही है इसमें। देखिए न्यूमोकोनियोसिस ये जो है कोला खदानों में उस समय जो वहाँ पे जो काम करते हैं ना, उनको ये बीमारी हो जाती है बेसिकली, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो डी का 1, अगर देखिए डी का 1 करेंगे तो डी का 1 आपका 3 में मिल रहा है, 1 2 3 ये तीनों में मिल रहा है, तो आपको और इसमें से कुछ कुछ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरोमाइसेटिस क्या है ये? तो ये टाइफाइड नासी है, ये दवा कौन सी है? टाइफाइड नासी। ए का 2, तो ए का 2 ढूंढ लीजिए आप, ये ठीक है। अभी एक में और है क्रिस्टल वायलेट, ये प्रतिरोधी है। ये क्रिस्टल वायलेट क्या है? ये प्रतिरोधी, ठीक है, ये रेजिस्टेंट, ठीक। और ये कलाय खंज ये क्या है? ये खेसरी दाल, तो ये याद रखिएगा। सी का 4 यहाँ पे है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैच कर दिया, लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मिनटॉक्स परीक्षण ये किससे संबंधित है? तो ये क्षय रोग से होता है। टीबी का अगर चेकिंग वगैरह, जैसे किसी को मान लो खांसी बहुत दिनों से आ रही है तो उसको जब जाते हैं तो मिनटॉक्स टेस्ट लिखता है। वो बेसिकली कैसे होता है, मिनटॉक्स टेस्ट करता है तो कैसे करता है वो देखिए, अगर आपने देखा होगा कभी, अंदाजिएगा कभी, देखिएगा कि एक छोटा सा इंजेक्शन होता है, ठीक है। इंजेक्शन को बेसिकली वो त्वचा में ही लगाते हैं, ठीक है। स्किन होती है जैसे मान लो, तो यहाँ पे लगाएंगे, एकदम हल्के से लगाएंगे ऊपर ही एकदम, ठीक है, बहुत अंदर नहीं ले जाते वो। तो इसमें एक ट्यूबरक्लीन नाम का एक तरल होता है, उसकी अल्प मात्रा वहाँ पे छोड़ी जाती है, ठीक है, और फिर उसी से पता लगाते हैं वो, ठीक है। तो उसको मिनटॉक्स परीक्षण कहते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा, क्षय रोग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा किससे होता है, ये किससे होता है क्षय रोग, ये भी बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है। एड्स किससे होता है? HIV से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता की रक्त की ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि ये हीमोग्लोबिन के साथ इसका जो रिएक्शन है वो करके जो रक्त में ऑक्सीजन की वहन की क्षमता है उसको घटा देती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, ठीक, याद रखिएगा। सांस लेना दूभर और सांस फूलने लगती है, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है कि एकदम से सांस आती ही नहीं है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे है ये? तो भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड ये जादूगुड़ा में है। कहाँ पे? जादूगुड़ा में, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, ठीक, जो याद रखिएगा। इसका मुख्यालय तो जादूगुड़ा में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, ठीक। ये यूरेनियम के लिए है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न बताया भी था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये अभी पेट वाले में आया था, एक किसी शिफ्ट में आया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा गया था। एंजाइम होते हैं तो क्या है भैया? एंजाइम बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं ये, ठीक है। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं ये, कार्बनिक पदार्थ जो कि रासायनिक अपक्रिया दर को ये क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्प्रेरक का काम करते हैं एक तरीके से, ठीक। निम्न में कौन सा एक हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? तो कौन है जो करता है उत्पादन? ये जिब्रेलिन्स है ये, ठीक है, जिब्रेलिन्स है जो कि क्या करता है? बीज रहित फलों का उत्पादन करने में ये सहायता करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे बीज रहित जो आपने देखा होगा, ये बीजों को सुसुप्ता अवस्था से उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है जिब्रेलिन्स, ठीक। पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंवला ये कंचन इसकी प्रजाति है, सरसों वरुणा है, ठीक है, मटर सपना है, ये सूर्या भिंडी की नहीं है, ठीक, ये याद रखिएगा। सूर्या अदर अदर है, जैसे आम पपीता ये सब है, ठीक है, लेकिन इसकी नहीं है, ठीक। कमेंट करके बताइए भिंडी की एक अभी नई एक वो खोजी गई थी, मतलब ईजाद की गई थी ये प्रजाति इसकी, वो बताइएगा कौन सी है। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र, ये सही है, एटीपी, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी को
क्या बोलते हैं, ऊर्जा केंद्र बोलते हैं। ठीक, तो ये दोनों कथन इसमें ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ये जो कवक मूल है ना, कवक मूल माइकोरिजिया बोलते हैं उसको। ठीक, ये दर्शाता है ये सहजीवी संबंध। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो अवतल दर्पण की अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, तो बिल्कुल ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के रेटिना पर पड़ता है, ये तीनों कथन सही हैं, एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, पूछा जाता है ये, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लेगा ये। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? देखिए, तो ये बेनाड्रिल क्या है, बेनाड्रिल ये प्रति हिस्टेमीन है। ठीक है, ये इसमें सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, ये अग्निशामक है। ठीक है, टेक्सॉल ये कैंसर रोधी जो दवा बनाई जाती है, ये है दवा है बेसिकली ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाइट्रोसेलुलोज की संश्लेषित रबड़ नहीं है ये। ठीक है, सिंथेटिक रबड़ नहीं है ये बेसिकली क्या होता है, विस्फोटक होता है ये। ठीक है, विस्फोटक होता है, एक्सप्लोजिव, है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में जो ग्लूकोटेन का काम कौन करता है ये बेसिकली? ठीक है, ये कौन काम करता है? ये हिपैरिन। ठीक है, प्रतिस्कंदक जिसको बोलते हो आप। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? तो याद रखिएगा, नीला और लाल ये दो ऐसे हैं कलर हैं जिनका जो है वो प्रकाश संश्लेषण में तीव्र गति से जो है ये इनका अवशोषण किया जाता है। ठीक, तो नीला और लाल। स्यूडोमोनास सोलेनेरियम ये नामक जो जीवाणु है ये किस रोग का कारण बनता है ये? तो ये याद रखिएगा, जो इसमें विल्ट रोग होता है आलू में, विल्ट, तो वो इसके लिए जिम्मेदार होता है ये बैक्टीरिया। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, गलत ना हो इसलिए याद रखिएगा। जैसे इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे बंची टॉप है, ये किसका है? केले का है, ये केले में लगता है ये बंची टॉप, और ये वायरस से होता है। ठीक है, ये एंगुलर लीफ जो है ये कॉटन में होता है, मतलब कपास में एंगुलर लीफ, इसको याद रखिएगा। जैंथोमोनास बैक्टीरिया से होता है ये। और ये पोटैटो मोजाइक रोग ये पोटैटो ये वायरस से होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये सारे याद रखिएगा। ठीक है, स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरियम, ठीक, ये है बैक्टीरिया, ये विल्ट रोग जो आलू में लगता है, पोटैटो में। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम, यानी कि पश्चिम से इधर से शुरू करके और इधर तक, ये इस साइड में। ठीक है, तो देखिए इसमें गंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, ये इसका एक सही क्रम है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इटावा गौरीपुर घराना ये किससे संबंधित है? सरोद वादन से संबंधित है ये। ठीक है, सरोद वादन, सरोद देखा है आपने बजाते हुए किसी को? कमेंट करिएगा किसी को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पे, तो ये याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पे वाराणसी है, थर्ड पे ये आपका लखनऊ आता है। ठीक, जनघनत्व, यूपी का जनघनत्व कितना है, कितना आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, कितना है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, याद आपको पता रहनी चाहिए एकदम फिंगर टिप पे, कमेंट कीजिएगा इसमें। ठीक है, इंडिया का कितना है? ठीक, 382 है कि 385 है, बताइएगा आप कमेंट करके। वर्ष 2011, अच्छा ये बताइएगा कि राज्यों में किसका सबसे अधिक है? अगर टोटल मतलब कुल बात करें, यूटीज़ वगैरह भी मिला लें तो किसका है? तो राज्यों में जैसे बिहार का है सबसे ज़्यादा, बिहार का है, लेकिन अगर यूटीज़ भी मिला लो तो दिल्ली सबसे आगे है। ठीक है, दिल्ली का सर्वाधिक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संसद से 3-4 प्रश्न जरूर आएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में सबसे शीर्ष जिला कौन सा था? तो बलरामपुर था। ठीक, और सबसे कम बागपत में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में ये अब फिर अभिकथन और कारण आ गया आपका। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है? क्योंकि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये बिल्कुल मतलब सही कहा है, दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये कारण जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधों के बारे में सत्य पूछ रहा है? तो इसमें हरी पत्ती होती है, बिल्कुल पाई जाती हैं, हरी पत्तियाँ तो होती ही हैं। ठीक है, पाई जाती हैं इसमें।
फिर पूछ रहा है कि ये उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, तभी तो ये कीड़े खाते हैं, ठीक है, तभी तो ये कीटों को पकड़ते हैं, उन्हीं से तो बनाते हैं, ठीक। और ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, भोजन तो बनाते ही हैं, वो तो सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये कीटों को खाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक होता है, तो जो पोटेशियम होता है वो इवेपरेशन इसमें काम आता है, और जो आपका मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल के निर्माण में काम आता है, तो ये मतलब दोनों कथन जो है आपके सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नीडा का जो गठन है वो कब किया गया था, तो बेसिकली ये आपका वर्ष 1983 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नीडा यूपी, ठीक है। तो देखिए यूपी नीडा का फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका गठन कब हुआ था, 1983 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में आपकी निवास करती है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। अगर ये अधिकतम की बात करें, सर्वाधिक, तो प्रयागराज में, ठीक है, कहाँ पे, प्रयागराज में, याद रखिएगा, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए ये वाला प्रश्न वैसे PYQ टाइप का है, PYQ ही है ये टाइप का, क्या ये बहुत बार पूछा गया है। इसका अगर आप मतलब थोड़ा फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो बहुत आसान, मतलब बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये IIVR लिखा हुआ है, तो ये वेजिटेबल रिसर्च है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। ये IIPR पल्सेस रिसर्च लिखा है, तो ये कानपुर में है, पल्सेस दलहन वाला दाल का जो संस्थान, ठीक है। ये IISSR है ना, ये SR यानी शुगर केन वाला ही है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है, गन्ना संस्थान, अनुसंधान संस्थान। IIHR ये हॉर्टिकल्चर वाला, ये बेंगलुरु में है, तो ये 1 2 3 4 यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा C होगा, ठीक। ये सही लिखा हुआ है, एकदम याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है, मैचिंग में आता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी 2018 से मनाया जा रहा है, और 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक, 2018 से। क्यों, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य जो है पुनर्गठन वो किया गया था, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है, 2018 से शुरुआत हुई इसकी। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, भारत के लगभग क्षेत्रफल से 7.33 है, ठीक है, 7.33। इसका जो कुल एरिया है वो कितना है, 240,928 याद रखना वर्ग किलोमीटर, ठीक, 240,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से याद रखिएगा, या जैसे भी आपको याद करना है ये याद कर लीजिएगा, ठीक। ये याद रखिएगा कि 7.33% है, ठीक। और जनसंख्या बताइए कितनी परसेंट है भारत की कुल, जो जितनी जनसंख्या रहती है भारत यूपी में कितनी परसेंट है वो, इससे पहले शायद मैंने बता रखा है, वो याद कर लीजिएगा उसको। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, बिल्कुल सही है। राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी, 1974 में, ये भी ठीक है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि असत्य कथन, तो असत्य कथन मतलब इसमें दोनों सही हैं, ना तो एक ना तो दो, ठीक। निम्नलिखित में से इसमें सुमेलित करना है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मेला और स्थान दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है, ठीक। देखिए रामायण मेला ये चित्रकूट, ठीक है। बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है, ठीक है, पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। कालिंजर मेला ये बांदा में लगता है, बिल्कुल ठीक है। सोरो मेला ये कासगंज में, तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर है। मैंने पूरा करवा रखा है, ताबड़तोड़ वाले में सब करवा रखा है इसमें, ठीक। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास हुआ, तो सूरसेन, ठीक है, याद रखिएगा, सूरसेन, ठीक है। 16 महाजनपद थे, अंगुत्तर निकाय और इनसे भगवती सूत्र, ये दो हैं। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध का ये साहित्य है, और भगवती सूत्र आपका जैन साहित्य है, ठीक है। इन्हीं दोनों से जो है वो 16, इन दोनों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक। उसी में से 8 जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, 16 में से, याद रखिएगा। और 7 गणराज्य जो है वो यूपी में है, और 8 जो है महाजनपद। इनके नाम याद रखिएगा, मेंस वगैरह में इन पे सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो ये सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन मथुरा के आसपास ये सूरसेन, ठीक है, ये सारे ही महाजनपद हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें निम्नलिखित में से
कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो देखिए इसमें माता टीला है, बिल्कुल है, राजघाट भी है, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी है, बाणसागर नहीं है, ये सोन नदी पे है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, सोन पे है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, फटाफट खत्म करते हैं इसको। पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनावों को, ठीक है, पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1994 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, अप्रैल 1994 में, ठीक। ये मतलब महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये कब हुआ था? बेसिकली जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1992 में, उसी में ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया, उसमें पंचायतें जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद उसी में ही अब उसमें के 300 कितने कितने से है ये 243 के, ये जो है इसी से संबंधित है, किससे? राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद जो है याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, अनुच्छेद ये 243 के, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो के में है ये राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य वित्त आयोग किस में है? आई में है, ठीक, ये याद रखिएगा, मैचिंग में कई बार पूछ लेता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 1994। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ मंदिर और स्थान पूछा है। गोविंद देव ये ठीक है, दशावतार भी ठीक है, रेणुकेश्वर ये मिर्ज़ापुर में नहीं है, ये सोनभद्र में है, ठीक है। कहाँ है ये? सोनभद्र में, ठीक। बाकी दिगंबर जैन मंदिर ये आपका कौशाम्बी में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? देखिए कजरी है ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, रसिया आपका ये ब्रज वाले क्षेत्र में रहता है, ठीक है, आल्हा आपको बुंदेलखंड में। कार्तिक गीत, अब देखिए कार्तिक गीत लिख दिया है बट ये गीत नहीं है ये, ठीक है। कार्तिक नृत्य है ये बुंदेलखंड का है, ये यूपी का ही, लेकिन ये नृत्य है ये, ठीक है। ये कार्तिक के महीने में कृष्ण और गोपी के उसके लिए मतलब बन करके, जैसे कुछ जैसे एक कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण बनेगा और अन्य जो है वो गोपियाँ बन करके ये नृत्य करते हैं, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही असर्सन और रीजन। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ये दोनों मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये रामसर संधि हुई थी, ठीक, ईरान में। नया जनसंख्या बम क्या है? तो ये तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या जो है वो तीसरा, इसको नया बम जनसंख्या बम कहा जा रहा है, ठीक। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आपका ये जो रीजनिंग और ये मैथ्स वगैरह ये सब आ गया इसमें, ठीक। तो देखिए इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, 2 घड़ियाँ एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 14 सेकंड, ठीक है, और दूसरी घड़ी 21 सेकंड के उसमें बजती हैं। ये दोनों का मतलब अंतर दिया हुआ है, मतलब बताया है कि इतनी देर बाद ये बजती हैं। कितने समय बाद दोनों फिर से एक समय बाद बजेंगी? तो देखिए जैसे दोनों घड़ियाँ 8 बजे बजती हैं, ठीक है, और ये बजेंगी कितना? 8 बजे बजती हैं, तो इनका जो गैप दिया हुआ है, जैसे ये कितनी बार बजेंगी, ये तो 8 बार बजेंगी, 8 सत्ते 56 है ना, 1 घंटे में एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, समय अंतराल दिया हुआ है इनका। पहली घड़ी 8 बजे बजेगी, तो बजने में जो प्रथम घड़ी है वो 8 बार बजने में कितना समय ले रही है? 14 सेकंड, ठीक है, 14 सेकंड। तो प्रति समय अंतराल कितना लिया गया घड़ी में? तो 14 बटे अगर 7 कर देंगे हम तो कितना आएगा? 2, यानी कि प्रति समय अंतराल कितना हुआ पहली घड़ी का? 2 सेकंड। और दूसरी घड़ी का इसी तरीके से निकालेंगे तो 21/7 यानी कि 3 सेकंड, ठीक है, ये 3 सेकंड हो गया। तो अब दोनों घड़ियों का अगर हम ये देखेंगे कितने कितने देर बाद बजेंगी ये, तो एक का 2 आ रहा है, दो का एक, दो सेकंड के उस पर चलेंगी और एक तीसरे सेकंड पे चलेगी। तो इसमें जब पूछा है कि कितने समय बाद दोनों एक साथ फिर बजेंगी, तो ये दोनों को अगर 2 × 3 करोगे तो 2 × 6 सेकंड बाद ये दोनों फिर से बजेंगी, ठीक है। चलिए, यदि गो 32 है, सी, ये सीधे सीधे वाले प्रश्न है, ठीक है, जो फेस वैल्यू रखो उनको ABCD वाला, ठीक है, उस तरीके से रख लीजिए। जैसे अगर आप लिखिए, मैंने पहले भी बता रखा है इन सब प्रश्नों के लिए, अगर आप जैसे SSC और इसके छात्र हैं, ठीक है, बैंकिंग वगैरह के, तो वो लोग तो ये सब चीज़ें रट के रखे हैं, मतलब उनको याद है वर्बली
कि जी का मान क्या होगा, ओ का मान क्या होगा, या एक दूसरे के अपोजिट में कौन है, ए के अपोजिट में कौन आता है, जेड आता है, बी के अपोजिट में क्या आता है, वाई आता है। इस तरीके से उनको सब रटा हुआ है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एम के बाद एन ओ पी क्यू, ऐसे करके यहाँ जेड तक। ठीक, ये मैं तरीका बता रहा हूँ। अब गो का इन्होंने लिखा है गो, यानी गो जी का मान क्या है, जैसे इसमें 1 2 3 लिख लीजिए, ठीक है, 4 5 6 7 ऐसे करके, तो 7। अब इसमें देखेंगे ये अपोजिट में देके इसको ऐड कर दिया है, यानी कि जैसे जी के अपोजिट में क्या आएगा, जी के अपोजिट में आपका 20 इधर आएगा, ठीक है, यानी 20 आएगा इधर 20 में, ठीक है। अब आप उसको लिख लेंगे पूरा तो समझ में आएगा कि कौन सा आएगा, 20 आ जाएगा। फिर इधर देखेंगे ओ के अगेंस्ट में, यहाँ पे ओ है तो यहाँ कौन सा आएगा, उसके अपोजिट 12 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यानी कि 20 + 12 ऐसे कर दिया है तो 32, यानी कि ये ऐसे ही सेम इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे तो 49 आएगा, यानी कि उसके अपोजिट वाला जो ये लिखा है वर्ड ना, उसके अपोजिट वाला शब्द। भैया देखिए कैसे बता रहा हूँ, समझिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब ये हो गया, नंबरिंग कर दी इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर अब इसके नीचे एन लिखिए, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 21 22 23 24 25 और 26। अब बताया क्या मैंने कि इसके अपोजिट वाला, यानी जी के अपोजिट कौन सा आ रहा है, देखिए टी का क्या नंबर है 20, तो वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे ओ के अपोजिट क्या आ रहा है 12, ये एल का क्या नंबर है 12, तो 20 + 12 कितना हो गया 32। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। उसी तरीके से ये इसमें ये जो सम है इसका भी अगर ऐड करेंगे आप पूरा, तो ये जो सम वाला है वो ऐड करके 56 आएगा टोटल, ठीक है। उसके अपोजिट जो एक्चुअल नंबर जो ये दिए हुए हैं ये लेटर्स, इनके अपोजिट वालों का नंबर लिख लीजिएगा, ठीक, वो ऐड करिएगा तो 56 आएंगे। देखिए ये वाला है, इसको देखिए बहुत इजी प्रश्न होता है अगर आप थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, ठीक है भाई, 10 किलोमीटर ये इधर आया 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर हो गया ये। फिर वो बोल रहे हैं कि वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण तरफ, यानी कि इधर ही फिर वापस आ गया 6 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया 6 किलोमीटर हो गया ये, ठीक। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब चला, तो इधर 3 किलोमीटर कर दो भाई, 3 किलोमीटर हो गया ये, ठीक है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान या दिशा से कितनी दूर है। अब देखो 6, ये इधर वाला 6 हो गया, तो इधर कितना बचा, ये 4 ही तो बचेगा, और ये 3 हो गया, ये दूरी पूछ रहा है। दिशा तो कौन सा, दिशा तो उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पूर्व तो दिशा हो गई, लेकिन ये दूरी कैसे निकालोगे, दूरी ये ट्रिपलेट याद रखिए 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 यानी कि 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। ट्रिपलेट मैंने बता रखा है इसमें, देखिएगा आप सी सेट वाला मेरा वो देख लीजिएगा, उसमें सब मैंने बता रखा है ये सब। सी सेट का अगर आप यूपी पीएससी सी सेट वाला देखेंगे, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है, 10-12 वीडियो हैं उसमें, उसमें ये सारी रीजनिंग वगैरह ये सब करवा रखा है मैंने। एक पुरुष ने एक महिला के का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इसकी जो माँ है वो मेरी सास, यानी कि उसकी सास की इकलौती पुत्री है, तो उसकी वो बीवी हुई, तो उसका वो संबंध पूछ रहा है कि उस पुरुष महिला का क्या संबंध है, तो वो उसका पिता ही तो हुआ, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखिए। तो इसमें पहला जो अर्धांश है, जब अभी मैंने लिखा था ना एम तक, तो एम को यहाँ से शुरू करिए, एम एल ऐसे करते करते, और नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा। तो पूछ रहा है कि उससे 18वें अक्षर से बाईं ओर छठा अक्षर अगर आएंगे, तो उसमें जब आएंगे तो वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी आ जाएगा। इसमें देखिए सीरीज़ देखना है, इसमें मिलाना है, तो इसमें कौन सी सीरीज़ चल रही है, ए बी सी ए, ये वाली सीरीज़ चल रही है, ठीक है। ए बी, ये कौन सा सीरीज, ए बी सी ए और बी ए सी ए, इस तरीके से बी ए सी ए, बी ए सी ए, इसी तरीके से रखेंगे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी आएगा, ठीक। ये कैसा चल रहा है इसमें, ये कौन सी सीरीज है, नंबर सीरीज, तो देखिए इसमें 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 और 16 छक्का 96, यानी कि
यहाँ भी डबल, यहाँ भी जैसे +2, ठीक है। तो ये 2 दूना 4 हुआ, इंटू 2 करके 4, फिर 6, ये 4 आया, 4 चौक 16, फिर यहाँ 16 छक्का 96, ऐसे करते हुए अब इसमें चलेंगे 3 तिरिक 9, 9 छक 54 और ये 54, फिर ये ऐसे करेंगे तो आपका जो इंटू मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे 9 से लेके जाएंगे 54, 54 इंटू 9 करेंगे तो 486 आएगा। कितना आएगा? 486। तो नीचे +2 चल रहा था, 2 4 6 चला, ऊपर 3 3 6 3 9, इस तरीके से चलेगा, तो 486 आएगा इसमें, ठीक है। अर्निथ्रोलॉजिस्ट बर्ड के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानव विज्ञान से संबंधित, ठीक। IJLMNP, तो ये देखिए कुछ एक सीरीज चल रही है, यानी कि कैसे चल रही है ये सीरीज, तो इसमें प्लस अगर देखेंगे, जैसे अगर ऐसे भी देखेंगे तो IJ ये डबल हो गया, IJ तुरंत, फिर K एक गैप हो गया और L, इस तरीके से बन रहा है ये, इसमें भी इसमें भी। तो यही देखना है कि किस पैटर्न में बन रहा है, तो ये वाला जो है आपका ये इसमें आपका बन रहा है यही पैटर्न, मतलब 2 तो लगातार हैं, फिर एक लेटर छोड़ के तीसरा वाला है, दूसरा है। IJ तो लगातार है, फिर K छोड़ के L है, MN लगातार है, O छोड़ के P है। इस तरीके से जब देखेंगे तो इसमें जो है आपका ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। QR, फिर S छोड़ के T पड़ा, फिर UV छोड़ के UVX, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या सीरीज है, देखिए इसमें ये सीरीज चल रही है कि 18 दूनी 36, एक चल रहा है दूना, और एक चल रहा है 18 पंचे, ये चल रहा है एक नंबर। यहाँ भी देखिए 13 दूनी 26 चल रहा है और 13 पचे 65 चल रहा है, यानी इंटू में ही चल रहा है, 2 और 5। तो यहाँ भी देखिए 15 है तो 15 पचे 75 हो गया ये इंटू, और 15 दूनी 30, ठीक है, इंटू 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए त्रिभुजों की संख्या, इस तरीके में आपको काउंटिंग ही करनी पड़ेगी। अब इसका सबसे सरल आसान तरीका है कि भाई आप नंबरिंग कर लो पहले, ठीक है। नंबरिंग इन द सेंस मतलब आप इसको जैसे ABCD रख लो, ABCDEFGHIJ ऐसे करके, तो ये सब पूरा काउंट करिए। तो जैसे 5 6 तो आपको सीधे से दिख जाएंगे, 8 तक लगभग गिन ले जाओगे, 1 2 आपको मिसमैच होगा, तो वो अगर करेक्ट गिनेंगे तो आपको 10 आएगा इसमें आंसर, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिन ले जाएंगे। फिर इधर से एक गिनिएगा, ये ऐसे 6, ये इधर से 7, ठीक है। फिर इधर से ये 8, ये इधर से एक 9, ऐसे करते करते गिनेंगे तो 10 आएगा इसमें टोटल, ठीक। अब देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। फरवरी 2023 में दस्तलिक 2023 ये किसके साथ किया था? तो दस्तलिक जो है ये उज्बेकिस्तान से, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित ये फिर जो है फरवरी में 2023 में बायो एशिया 2023 कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात ने, मतलब वहाँ पे आपातकाल घोषणा हुई थी, जो आया था चक्रवात, तो गैब्रियल आया था, याद रखिएगा। फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम क्या है बेसिकली? तो ये ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। फरवरी 2023 में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? चंडीगढ़ में। ये 2000 किलोवाट की है, ठीक है, 2000 किलोवाट की, ठीक है। एमफेक्स 2023 ये क्या है? तो ये युद्धाभ्यास है बेसिकली। फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना है, इनका नाम याद रखिएगा। फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो गोरखपुर में किया गया, हरियाणा में, ठीक है। गोरखपुर गांव है बेसिकली, गोरखपुर वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है, योगी जी का वो संसदीय क्षेत्र नहीं, ठीक है। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे संबंधित है ये, ठीक है। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, याद बताइएगा आप लोग, ठीक है, ऑपरेशन अजय, ठीक। बता देता हूँ मैं आपको, ये जो अभी इजराइल और इसके फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है, वहाँ से भारतीय लोगों को निकालने के लिए चलाया गया है, ठीक। 2023 फरवरी में किस संगठन या संघ ने 2035 तक कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल डीजल की नई बिक्री पर मतलब प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी है? तो ये यूरोपियन यूनियन ने किया है, ठीक है, 2035 तक। फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये नील मोहन। अजय बंगा का नाम याद रखिएगा।
महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, फरवरी 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन रहा? तो ये लंदन रहा, याद रखिएगा। ठीक, फरवरी 2023 में रेयाना बरनावी ये कहाँ की अंतरिक्ष यात्री घोषित की गई हैं? ये पहली प्रथम महिला है, मतलब वहाँ की अरब महिला हैं जिनको घोषित किया गया है कि ये अंतरिक्ष में जाएंगी, तो ये सऊदी अरब। ठीक, फरवरी 2023 में भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HL द्वारा निर्मित मार्क 3 LH हेलीकॉप्टर किस देश को ये किसको ये मतलब दिया जाएगा, ये सौंपा गया है, ये किसका दे दिया गया है बेसिकली? तो ये याद रखिएगा, ये किसको दिया गया है? मॉरिशस को। ठीक है, किसको दिया गया है? मॉरिशस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये दुबई में हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, इस सम्मेलन का कहाँ हुआ था? ये दुबई में। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये राजस्थान का सिरोही जिला है, सिरोही जिला, वहाँ पे इसकी मतलब इसका उद्घाटन किया गया ये। ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान। ठीक है, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम, तो ये भी याद रखिएगा कि व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? लिथियम को। कहाँ मिला था ये? खोज कहाँ हुई थी इसकी? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत ये 12 चीते जो है ये लाए गए थे? तो ये देखिए दक्षिण अफ्रीका से ये मतलब समझौता हुआ, 12 चीते जो है ये लाए गए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, फरवरी में, उससे पहले वाले अलग हैं वो। ठीक है, वो अलग उससे लाए गए थे। कुनो नेशनल पार्क में ये सब छोड़े गए हैं। फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के बारे में क्या सत्य है, पूछा है। तो क्या सत्य है देखो, यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है, तो बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन इसके सत्य हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट में ये नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ योजना मतलब बजट आवंटन किया गया है। तो ये किसके लिए है बेसिकली ये योजना? तो ये सफाई कर्मचारियों के वैकल्पिक आजीविका के लिए है ये। ठीक है, तो सफाई कर्मचारी जो बेसिकली जो स्क्वेंजिंग उसका काम करते हैं ना, जो हाथ से मैला ढोने वाला जो काम करते थे, उनके लिए ये बेसिकली है। ठीक है, मतलब वो सब ना करें वो काम, उसके अलावा उनको ये कुछ योजना अलग चीज़ें दी जाएँ, उनको अलग काम उसमें कुशलता प्रदान की जाए और वो अलग कार्य करें कुछ। ठीक है, वो चीज़ ना करें, उसको छोड़ दें वो, इसके लिए ये 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, नमस्ते योजना, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये 140 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आप कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करिएगा। इसी से आपका इवैल्यूएशन होगा कि आप मतलब कितने लेवल पे हैं, कितनी आपको और तैयारी चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसको सारे क्वेश्चन देख डालिए। जो आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज़ करिए, और भी जो आपके नोट्स हैं PYQ ज़रूर लगाइए। इसके साथ ही मैंने बताया था घटना चक्र या यूथ का जो भी है PYQ आप उठा लाइए, उसको लगाइए। ठीक है, पुनरावलोकन आप पढ़िए। ठीक है, आपके पास ये लूसेंट होना चाहिए जीके वाली। ठीक है, करंट अफेयर्स आप जनवरी 2023 से तैयार करते रहिए, उसको देखते रहिए, वीडियोस नोट्स बनाते रहिए। ठीक, तो ये सब करते रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।